हेलो दोस्तों, ये हमारी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की सीरीज़ की लास्ट वीडियो है। हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 15 स्ट्रगल फॉर स्वराज, उसका पार्ट 4 ये है। इसका हमने स्टोरी का जो नाम दिया है वो है द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, मतलब कि हमारे देश की आज़ादी। इस पार्ट को हम शुरू करने वाले हैं कि कैसे जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनमें हमारी जो नेशनल मूवमेंट है, जो स्ट्रगल है, वो कैसे शुरू होती है, कैसे आगे बढ़ती है, और जो कम्युनलिज्म है वो हमारे देश में कैसे दोबारा से पनपने लगता है, उसके क्या रीज़न थे। आपने देखा है बार बार जो कम्युनलिज्म है वो उसको दबाया जाता है कुछ चीज़ों के द्वारा, लेकिन वो बार बार फिर दोबारा से उभर के आ जाता है। कुछ ऐसी फोर्सेस थी जो यहाँ पे नेशनलिज्म का विरोध कर रही थी और अपने हकों के लिए यहाँ पे लड़ाई लड़ रही थी। दोस्तों, आपने देखा है इस चैप्टर में बेसिकली 4 आइडियाज हमने देखे उभरते हुए, 4 ग्रोथ हुई। पहला था सोशलिज्म का आइडिया। आपने देखा कैसे जो अमेरिका में डिप्रेशन आता है, बर्बादी आती है, उसके बाद हमारे यहाँ पे इंडिया के जो लोग हैं वो रशिया की तरफ देखते हैं, रशिया में जो तरक्की होती है और वो सोशलिज्म से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं और अपनी लड़ाई लड़ते हैं। फिर आपने दूसरा देखा था कि जो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसने वर्ल्ड अफेयर में, वर्ल्ड स्टेज पे अपनी एक बात रखने लगे वो, और वहाँ पे उन्होंने अपनी पहुँच बनाई। तीसरी जो डेवलपमेंट आप देख रहे हो वो है कि प्रिंसली स्टेट्स जो थे उनमें डेवलपमेंट कैसे बढ़ी, और चौथी जो है वो है कम्युनलिज्म। इन चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे देख रहे हैं। दोस्तों, रेड कलर के जो पोर्शन आपके सामने मैप में है ये वो एरियाज थे जहां पे अंग्रेजों का डायरेक्ट रूल था। इनको ब्रिटिश प्रोविंसेस बोलते थे, रेड वाले सारे। और जो येलो वाले आप देख रहे हो ये थे प्रिंसली स्टेट्स, जो यहाँ पे बेसिकली जिन्होंने पैरामाउंटसी जो थी अंग्रेजों की उसको कबूल किया था कि अंग्रेज जो है हम ब्रिटिश एम्पायर का ही हिस्सा है, और वो पूरी तरीके से फ्री नहीं थे, अंग्रेजों के ही अधीन थे, सिर्फ वो अपनी राजगद्दियों पे बैठे हुए थे। और जो ब्रिटिशर्स थे दोस्तों, अंग्रेज जो थे, और जो प्रिंसली स्टेट्स के जो प्रिंस थे वो आपस में एक तरीके से एलाइज थे इंडिया की लूट में। तो यहाँ पे आप जैसे येलो देख रहे हैं ये थी आपकी राजपूताना एजेंसी, ये है बलूच एजेंसी। तो ऐसे करके आपके यहाँ पे अलग अलग एरियाज थे और यहाँ पे अलग अलग राजाओं के राज थे जो कि फ्री नहीं थे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें ये भी समझना होगा कि जो हमारी पूरी नेशनल मूवमेंट थी उसमें अंग्रेजों ने और प्रिंसली स्टेट्स ने मिलकर दोस्तों कैसे काम किया। प्रिंसली स्टेट को चाहिए था कि अंग्रेज हमें फ्री रखे नेशनल मूवमेंट से, या फिर कोई भी जो स्ट्रगल वगैरह होती है आज़ादी के लिए उससे। अंग्रेजों को भी यही चाहिए था कि अगर जो यहाँ के प्रिंस हैं वो अपनी जनता को समझा के रखे तो ये जो नेशनल मूवमेंट है ये पूरी दुनिया में, पूरे इंडिया में फैल नहीं पाएगी। इसी में चलते हुए आपने आगे यहाँ पे देखेंगे कि जैसे हैदराबाद था, कश्मीर था, यहाँ के जो प्रिंसेस थे उन्होंने प्रोपेगेंडा किए। जैसे कि हैदराबाद का जो निज़ाम था उसने ये प्रोपेगेंडा किया कि ये जो पूरी नेशनल मूवमेंट है ये हिंदुओं की है और ये मुस्लिम्स के खिलाफ है, तो हमारी जनता को इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। जो कश्मीर के महाराजा थे उन्होंने ये दावा किया कि जो नेशनल मूवमेंट है ये मुस्लिम्स की है और ये इसमें हिंदूज को जाने की ज़रूरत नहीं है। इवन जो त्रावणकोर के, केरला के जो राजा थे उन्होंने बोला कि ये क्रिश्चियंस जो हैं मिशनरीज उनकी पूरी नेशनल मूवमेंट है और हमारे यहाँ के स्टेट के लोगों को इसमें जाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे इनके प्रोपेगेंडा चला करते थे। ऊपर से जो ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेज थे, उन्होंने यहाँ पे इन प्रिंसली स्टेट्स को कैसे हेल्प की एक दूसरे की, उसको हम देखते हैं कि जब आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 दोस्तों आया तो उसमें जो हमारा अपर हाउस था, अपर हाउस में 2/5 जो सीट्स थी वो रिजर्व कर दी गई प्रिंसली स्टेट्स के लिए। मतलब कि यहाँ पे जो प्रिंसेस हैं उनके डायरेक्ट जो उन्होंने सिलेक्ट करके जिन लोगों को भेजा है वो सीट्स को भरे रखेंगे ताकि उनकी पावर यहाँ पे चलती रहे और उनके जरिए अंग्रेजों की पावर ज़्यादा बढ़ी रहे हाउसेज में। और यहाँ पे जो आपका लोअर हाउस है दोस्तों उसमें 1/3 जो सीट थी वो रिजर्व थी प्रिंसली स्टेट्स के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे करके एजेंडाज को चलाया जा रहा था। अब यहाँ पे देखते हैं कंडीशन क्या थी इन प्रिंसली स्टेट्स में लोगों की। देखिए, जो किसान थे उनको ओप्रेस किया जा रहा था। आप एक इस बात को भी समझिए कि यहाँ पे जो रेड वाले आपके ब्रिटिश प्रोविंसेस हैं यहाँ पे तो सिर्फ अंग्रेज ही लूट मचा रहे थे। बाकी के जो येलो वाले रीजन है यहाँ पे अंग्रेजों को तो लूट मचानी ही थी, साथ के साथ जो आपके प्रिंसेस थे, जो राजा थे, वो भी अपनी अय्याशियां कर रहे थे। ज़्यादातर कुछ अच्छे काम भी कर रहे थे, ऐसा नहीं कि कोई अच्छे काम करने वाले थे ही नहीं। जैसे आपका बीकानेर का स्टेट हो गया और कुछ स्टेट हो गए वो काफ़ी ठीक काम भी कर रहे थे, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स वगैरह भी लेके आ रहे थे, है ना। लेकिन बाकी जो थे वो सारे के सारे ज़्यादा लूट मचाने में लगे हुए थे। तो यहाँ पे जो लोग थे ना उनके ऊपर दोहरी मार पड़ रही थी अंग्रेजों की और प्रिंसेस की। सो जो पीसेंट थे
उनको पूरी तरीके से ओप्रेस किया जा रहा था, यहाँ पे दबाया जा रहा था, ज़्यादा टैक्स उनके ऊपर लगाया जा रहा था, अंग्रेज भी टैक्स लूट रहे थे और जो प्रिंसेस थे वो भी यहाँ पे टैक्स लूट रहे थे। एजुकेशन जो दोस्तों थी उसको काफ़ी ज़्यादा पीछे रखा गया था, बैकवर्ड में रखा गया था। प्रिंसेस को पता था कि अगर लोगों के अंदर एजुकेशन आ गई और अगर उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन ले ली ज़्यादा से ज़्यादा और अगर उनको डेमोक्रेसी वगैरह या लिबर्टी फ्रीडम के बारे में ज़्यादा आइडिया लग गया तो ये बिल्कुल तुम्हारे रूल के खिलाफ हो जाएगा, है ना। फिर देखिए हेल्थ एंड सोशल सर्विसेज वर बैकवर्ड। जो आपकी ब्रिटिश प्रोविंसेस थी यहाँ पे तो फिर भी अंग्रेजों को कुछ हमारे नेशनलिस्ट जो थे उन्होंने शुरू से मजबूर करते रहे, तो थोड़े बहुत आपकी जो हेल्थ और सोशल सर्विस है उनके ऊपर काम हुए भी थे। लेकिन जो आपके प्रिंसली स्टेट है यहाँ पे तो कोई बोलने वाला ज़्यादा था भी नहीं, तो यहाँ पे पैसा कोई भी नहीं लगाया गया था हेल्थ सर्विसेज में। फिर है जो प्रेस है और जो सिविल राइट्स थे वो हार्डली एग्जिस्ट करते थे। एक राजा के सामने क्या ही राइट होंगे जनता के, सिविलियंस के, है ना। और प्रेस का भी यहाँ पे बिल्कुल प्रेस को भी दबाया गया। फिर देखिए बल्क ऑफ स्टेट रेवेन्यू वो स्पेंट ऑन लग्जरी ऑफ प्रिंसेस। ज्यादातर जो आपका स्टेट रेवेन्यू था अंग्रेजों को सौंपने के बाद जो भी कुछ इनके पास बचता था वो यहाँ पे जो ये प्रिंसेस थे इनकी लग्जरी पे ही खर्च हुआ करता था, जिसमें आपका महल बनना हो गया, हथियार हो गए, शौकीनी की कोई भी आइटम हो गए, उन चीज़ों के लिए। स्लेवरी एंड फोर्स लेबर वर फ्लरिश्ड। इस समय पे इन प्रिंसली स्टेट्स में जो स्लेवरी है, जो गुलामी है, वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ती है और जो फोर्स्ड लेबर है, जो ज़बरदस्ती लो वेजेस पे या विदाउट वेजेस काम कराया जाता था, वो भी काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश होता है। तो कंडीशन आप देख रहे हैं, कंडीशन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लोगों की बुरी थी। तो होता क्या है, दीज प्रिंसेस वर कंप्लीटली फ्रीड अंडर ब्रिटिश। दोस्तों पहले क्या था, जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे नहीं थे तो जो हमारे प्रिंसेस जितने भी थे, चाहे आप किसी भी स्टेट का लगा लीजिए, जो राजा हुआ करते थे वो फिर भी थोड़ी सी यहाँ पे एक दबाव में रहते थे कि कहीं जनता बहुत ज़्यादा परेशान ना हो जाए, कभी आए कोई बगल में से दूसरी सेना दूसरे स्टेट की और वो हमारे ऊपर हमला कर दे और हमारी जनता फिर हमें सपोर्ट ही ना करे, हमारी आर्मी हमारे खिलाफ विद्रोह कर दे। तो काफ़ी सारे ऐसे डर हुआ करते थे, तो थोड़ा बहुत अपनी जनता का यहाँ पे इनको ख्याल रखना होता था। लेकिन अब क्योंकि इनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का जिम्मा ब्रिटिशर्स ने उठाया हुआ था तो ये बिल्कुल ही फ्री हो गए थे कुछ भी करने के लिए और ये बिल्कुल ही रिलक्टेंट हो गए थे। अब इनको सिर्फ अपनी लग्जरी से ज़्यादा कुछ भी नहीं दिखता था, कोई इनको मतलब नहीं था, क्योंकि रूल वगैरह तो इनके हाथ में ज़्यादातर वैसे भी नहीं था स्टेट का, है ना। कोई ना ही इनकी फॉरेन पॉलिसी थी, ना कोई इनकी डिप्लोमेसी थी, ना कोई इनके कम्युनिकेशन के ऊपर दूसरे स्टेट्स के साथ कोई इनके अधिकार थे। तो यहाँ पे ये सिर्फ अपनी लग्जरी की लाइफ जी रहे थे। These princes were used by British to check national unity and in 1921 chambers of princes was formed। तो दोस्तों यहाँ पे अंग्रेज इनको कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के एलाइज थे, तो जितने भी जो प्रिंसेस हैं, राजा है, उनकी एक यहाँ पे चैम्बर ऑफ प्रिंसेस बना दिया गया ताकि ये रेगुलर बेसिस पे सारे इकट्ठे हो सके, मिल सके और जो ब्रिटिश एजेंडा है उसके ऊपर काम कर सके, उसको आगे यहाँ पे बढ़ा सके और अपने अपने स्टेट में क्या हो रहा है उसको डिस्कस कर सके और मिलके फिर जो नेशनल जो यूनिटी एक आ रही थी, नेशनल मूवमेंट आ रही थी, उसको खत्म कर सके। इसके बाद देखिए दोस्तों, पीपल स्टार्टेड रिवोल्टिंग फॉर डेमोक्रेसी। अब यहाँ पे लोगों ने रिवोल्ट करने शुरू कर दिए डेमोक्रेसी को लेके, क्योंकि पूरे ही इंडिया में आप देख रहे हैं रेड कलर से इंडिया पूरा घिरा हुआ है। आपके सभी प्रिंसली स्टेट्स के आसपास में ब्रिटिश प्रोविंसेस भी थी, यहाँ पे लोगों का आपस में आना जाना भी था, सारी चीज़ें थी, एक्टिविटीज़ थी। तो लोग यहाँ पे नेशनल यूनिटी जो आ रही थी, नेशनलिज्म जो बढ़ रहा था, उसको देख रहे थे। तो उन्होंने भी यहाँ पे डेमोक्रेसी की डिमांड शुरू कर दी और यहाँ पे उन्होंने डिमांड की कि हमें पॉपुलर गवर्नमेंट चाहिए, मतलब कि जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार चाहिए, हमें राजा नहीं चाहिए। लेकिन ये जितनी भी स्ट्रगल्स थी ना, इनको बड़ी बुरी तरीके से अंग्रेजों और इन राजाओं के द्वारा दबा दिया जाता था। ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस वॉज ऑलरेडी फाउंडेड इन दिसंबर 1927। तो दोस्तों ये जितने भी स्टेट्स थे, इनमें जो लोग थे, पीपल जो थे, उनकी एक कॉन्फ्रेंस, उनकी बातों को यहाँ पे आगे रखने के लिए, उनकी जो डिमांड थी उसको आगे रखने के लिए एक कॉन्फ्रेंस की शुरुआत पहले ही कर दी गई थी, जो कि दिसंबर 1927 में हुई थी, जो इन लोगों की बात को आगे बढ़ाए। तो आईएनसी क्या करती है, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने यहाँ पे सपोर्ट कर दिया स्टेट्स पीपल स्ट्रगल एंड अर्ज्ड प्रिंसेस फॉर डेमोक्रेसी। ये जो यहाँ पे येलो कलर के एरियाज में जितनी भी स्ट्रगल हो रही थी किसानों के द्वारा, लोगों के द्वारा, जो स्टेट के वासी थे, उनकी स्ट्रगल को सपोर्ट कर देती है इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो यहाँ पे इन लोगों को एक मंच मिल जाता है और प्रिंसेस से यह आग्रह किया जाता है कि आप भी देश में डेमोक्रेसी के लिए आगे बढ़िए और यहाँ पे जनता का शोषण करना बंद कीजिए, नेशनल मूवमेंट का साथ दीजिए। दोस्तों 1938 में क्या होता है, आईएनसी इंक्लूडेड द इंडिपेंडेंस ऑफ प्रिंसली स्टेट्स इन इट्स रेजोल्यूशन एंड नेहरू बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ
AISPC इन 1939। ये काफ़ी बड़ी अचीवमेंट थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन था 38 में कि जो प्रिंसली स्टेट्स थे ना, उनकी जो इंडिपेंडेंस थी उसको भी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इंक्लूड कर लिया कि वहां के लोगों को भी आज़ाद कराना है। बेसिकली पूरे इंडिया में एक रूल यहाँ पे लेके आना है, इसको यहाँ पे मान लिया गया। और जो नेहरू थे वो यहाँ पे आपकी ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट चुन लिए जाते हैं 1939 में, ताकि वो लीड कर सके। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म। ये आपका फोर्थ एस्पेक्ट है इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं कि जो ये कम्युनलिज्म है ये बार बार क्यों आ रहा है, 5 साल ये बढ़ता है फिर 5 साल के लिए शांत हो जाता है, वो हम देखेंगे। देखिए, इलेक्शंस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज अगेन हेल्ड ऑन सेपरेट इलेक्टोरेट बेसिस एंड कांग्रेस फेल्ड टू विन मेनी ऑफ माइनॉरिटी सीट्स। दोस्तों जो हमारी यहाँ पे नेहरू रिपोर्ट थी, मैंने उसमें आपको बताया था, उन्होंने डिमांड की थी कि हमें यहाँ पे जॉइंट इलेक्टोरेट चाहिए, सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं चाहिए, लेकिन उसको नकार दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। और फिर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट का यहाँ पे प्रावधान दे दिया जाता है। तो उसके चलते क्या होता है, जो कांग्रेस है उसको बहुत ज़्यादा सीट नहीं मिल पाती है। इवन जो माइनॉरिटीज़ के दोस्तों एरिया थे वो थे टोटल 482 सीट्स, जो जहाँ पे सिर्फ मुस्लिम्स को लड़ना था, उसमें से कांग्रेस को सिर्फ मिली 26 सीटें। और आप याद रखिएगा कि इसमें मुस्लिम लीग को भी कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हुआ था। ये जो सीट्स लोगों ने जीती थी ये इंडिपेंडेंट जीती थी, तो यहाँ इंडिपेंडेंट जीती थी, तो मुस्लिम लीग को भी कोई बहुत ज़्यादा सीटें इसमें नहीं मिली थी। फिर देखिए, मुस्लिम लीग लेड बाय जिन्ना वॉज इन बिटर ओपोजिशन टू INC एंड स्प्रेड द क्राई दैट माइनॉरिटी इज इन डेंजर। अब देखिए, बाकी के जो एरियाज थे जहाँ पे आपका सेपरेट इलेक्टोरेट या मुस्लिम्स रिजर्व एरियाज नहीं थे, वहाँ पे जो कांग्रेस की सीट्स थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। तो यहाँ पे जो जिन्ना है वो बुरी तरीके से फूक जाते हैं इस चीज़ को देख के, और वो क्या करते हैं, स्प्रेड दिख रहा है दैट माइनॉरिटी इज इन डेंजर। वो यहाँ पे चिल्लाने लगते हैं, ये बात फैलाने लगते हैं कि जो माइनॉरिटी है वो खतरे में आ गई है, डेंजर में आ गई है। So Muslim League propagated the theory of two nations by passing a resolution in 1940। तो मुस्लिम लीग ने यहाँ पे पाकिस्तान की अब दोबारा से एक नींव टेक दी, और वो क्या थी कि हमें यहाँ पे 2 नेशन बनाने होंगे, 2 राष्ट्र हमें बनाने होंगे। देखिए दोस्तों, कारण क्या था कि मुस्लिम जो लीग थी ना उसको मुस्लिम एरियाज में सपोर्ट भी वहाँ पे भी नहीं मिल रहा था। पूरे इंडिया में जैसे मान लीजिए आपका बंगाल के एरिया में मुस्लिम्स काफ़ी थे, पंजाब के एरिया में काफ़ी थे, तो जहाँ पे भी मुस्लिम मेजोरिटी थी ना वहाँ पे मुस्लिम लीग इसलिए ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो रही थी क्योंकि वहाँ के लोगों को डराया ही नहीं जा सकता था। अगर वहाँ पे मुस्लिम लीग जाके बोलेगी कि आप खतरे में हो, तो वो बोलेंगे कि हम तो मेजोरिटी में हैं, हम खतरे में क्यों हैं। तो मुस्लिम लीग की वहाँ पे कोई भी पहुंच नहीं थी, कोई भी उनकी से नहीं थी। तो इसके चलते हुआ क्या कि मुस्लिम लीग को ऑल ओवर इंडिया से ही कोई रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा था ज़्यादा, और वो थोड़े बहुत एरिया में ही लोगों को भड़का पा रहे थे जहां मुस्लिम्स माइनॉरिटी में थे, और वहीं पे वो थोड़ी बहुत सीटें जीत पा रहे थे। तो अगर ऐसा ही चलता रहता तो मुस्लिम लीग की सरकार तो फिर इंडिया में कभी आती ही नहीं, है ना, उनके हाथ में पावर कभी मिलती नहीं। तो यहाँ पे जो सारा गेम था ना वो था यहाँ पे पावर हंग्री, मतलब कि ये सत्ता के लिए भूखे थे, इनको कोई मुस्लिम से लेना देना एक्चुअली था ही नहीं। तो उन्होंने क्या कर दिया कि हम 2 राष्ट्र बनाएंगे, और वो राष्ट्र किस आधार पे होंगे, रिलीजन के आधार पे होंगे, ताकि जो फिर जो मुस्लिम एरिया जो सेपरेट किया गया है, जो कि बाद में हुआ वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान, वहां पे हम राज कर सके। वहां पे लोगों के पास इंडियन नेशनल कांग्रेस का ऑप्शन होगा ही नहीं, और फिर वो हमें ही चूज करेंगे, है ना, हमारा कॉम्पिटिशन ही खत्म हो जाएगा। तो ये रेजोल्यूशन यहाँ पे 1940 में इनके द्वारा पास कर दिया जाता है। मुस्लिम लीग्स एजेंडा गेंड इंटेंसिटी ड्यू टू हिंदू महासभाज नोशन ऑफ लैंड ऑफ द हिंदूज एंड एक्सेप्टेंस ऑफ 2 नेशन थ्योरी। दोस्तों होता क्या है, ये जो एजेंडा था ना ये वाला, इसने काफी ज्यादा मुस्लिम लीग को सक्सेस दिला दी। कैसे, पहले मुस्लिम लीग ने बोला कि जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए अलग से राष्ट्र होगा, मुस्लिम्स जो हैं वो यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम्स दोनों अलग राष्ट्र है, और मुस्लिम्स को अलग जगह देनी होगी। इस चीज को हवा दे दी हिंदू महासभा ने, हिंदू सभा ने इसके बदले में ये बोल दिया कि जो ये जमीन है भारत की, ये लैंड ऑफ द हिंदूज है, ये हिंदुओं की धरती है। तो इससे माइनॉरिटीज में कहीं ना कहीं ये मैसेज चला गया कि जो मुस्लिम लीग कह रही है वो सच है। जब सामने वाली मेजोरिटी अगर ऐसी बात बोलेगी तो यहाँ पे थोड़ी सी फिर गड़बड़ हो ही जाएगी। तो इसके चलते 2 नेशन थ्योरी जो है ना, इसको हिंदू महासभा ने भी सपोर्ट कर दिया, ऊपर से माइनॉरिटीज में एक डर भी घुसा दिया। तो ये काफी सारी गड़बड़ चीजें यहाँ पे हो गई। और तीसरी पार्टी थी दोस्तों INC, जो इनमें से कोई सा भी काम नहीं कर रही थी, जो यहाँ पे मॉडर्न पॉलिटिकल आउटलुक लेके उस समय पे आ रही थी।
फिर देखिए दोस्तों, ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म में आगे, सो अ पार्ट ऑफ मेजोरिटी इंटेंसिफाइड द फियर ऑफ मुस्लिम्स। तो कुछ मेजोरिटी के कुछ लोग, अब बाकी के जो नॉर्मल लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उनको तो इन चीज़ों से कोई लेना देना था नहीं, लेकिन जो यहाँ पे लीडरशिप में आए हुए थे, जो लीडर बने हुए थे, वो यहाँ पे अपनी हंगर गेम्स के चलते हुए या अपने हितों के चलते हुए मेजोरिटी में से कुछ लोग मुस्लिम्स के अंदर ये डर बढ़ा देते हैं। फिर मुस्लिम लीग क्या करती है, वो स्ट्रॉन्ग ओनली इन दोज एरियाज वेयर मुस्लिम्स वर इन माइनॉरिटी। ये मैं आपको बता चुका हूं पिछली स्लाइड में कि मुस्लिम जो लीग है उसको सपोर्ट सिर्फ माइनॉरिटी एरिया में ही मिल रहा था, जहां पे जो मुस्लिम्स हैं वो थोड़े अपने आप को कमजोर फील कर रहे थे, संख्या में कम थे। कम्युनल ग्रुप्स बोथ हिंदू मुस्लिम्स डिड नॉट हेजिटेट टू जॉइन हैंड्स अगेंस्ट कांग्रेस। अब दोस्तों, ये जो दोनों ग्रुप थे ना, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग, ये इस हद तक भी जा रहे थे कि ये अंग्रेजों का भी कहीं सपोर्ट कर दे रहे थे, और कहीं कहीं ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के खिलाफ दोनों आपस में हाथ भी मिला रहे थे। वैसे अपोज कर रहे हैं लेकिन हाथ भी मिला रहे थे। जैसे कि आपका जो पंजाब का एरिया था, सिंध का एरिया था, वहां पे इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार ना मिल सके, इसके चलते हुए इन दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया। हिंदू महासभा ने मुस्लिम लीग को सपोर्ट किया और मुस्लिम लीग की सरकार बनवा दी। तो ये इस समय इस हिसाब से चीजें चल रही थी। None of the parties of Hindu and Muslim struggled against foreign rule and they always stayed away from problems of common peoples। ये जो दोनों ही पार्टी थी ना, मुस्लिम लीग और जो हिंदू महासभा थी, ये यहाँ पे जो लोगों की लड़ाई थी उससे अलग थी। जो किसानों की, गरीबों की, महिलाओं की या पिछड़ी जाति की या किसी की भी लड़ाई थी, जो भी अंग्रेजों के सामने अपना शोषण करवा रहे थे या उन शोषण का शिकार हो रहे थे, उनके लिए लड़ाई नहीं कर रहे थे। लड़ाई थी इनकी यहाँ पे सिर्फ इंडियन नेशनल कांग्रेस से, फॉरेन रूल से नहीं थी। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पे इंपैक्ट ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑन फ्रीडम स्ट्रगल एंड द रिवोल्ट ऑफ 1942। अब यहाँ पे एक मेजर इवेंट आता है 1942 के टाइम पे, आपकी वर्ल्ड वॉर चल रही होती है, उसका इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल पे क्या फर्क पड़ता है वो हम देखते हैं। 1939, 40, 41 का जो टाइम था, ये वर्ल्ड वॉर 2 का समय था। दोस्तों हुआ क्या कि जो नाजी जर्मनी था, यहाँ पे जो आप ये देख पा रहे हैं, इसने पोलैंड पे कर दिया अटैक, पोलैंड पे कब्जे के लिए। इसके चलते हुए जो फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम थे वो आ गए यहाँ पे पोलैंड की मदद के लिए। अब दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम की जो कॉलोनी थी, जब यूनाइटेड किंगडम जिसके जो पूरा एक एम्पायर है, पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, उसकी जो राजगद्दी है वो यूनाइटेड किंगडम में है, अगर वो कहीं पे लड़ाई में जाएगा तो सीधी सी बात है उसकी जो कॉलोनीज है, जो उसकी और सरकारें कहीं पे भी चल रही है उनके एम्पायर के अंतर्गत, वो भी ऑटोमेटिकली पार्टी बन जाएगी इस युद्ध की। तो इंडिया में जो यहाँ पे इनका एम्पायर चल रहा था, ब्रिटिश इंडियन एम्पायर, वो भी पार्टी बन जाता है दोस्तों इस युद्ध की जर्मनी के खिलाफ। तो वर्ल्ड वॉर 2 में हमारा इंडिया यहाँ पे ऐसे करके शामिल हो गया। अब यहाँ पे हुआ क्या कि जो हमारे इंडिया के नेशनलिस्ट लीडर थे, उन्होंने बोला कि ठीक है, आप पोलैंड में डेमोक्रेसी के लिए, बेसिकली पब्लिक के हितों के लिए लड़ाई लड़ रहे हो, और हम भी नहीं चाहते कि जर्मनी की जो फासिस्ट सरकार है, ऑथोरिटेरियन, वो पोलैंड के ऊपर कब्जा करे, तो हम आपका सपोर्ट तो कर देंगे, लेकिन हम सपोर्ट करें कैसे? एक ऐसा देश जो खुद आजाद है, वो ही तो दूसरे देश की आजादी के लिए लड़ाई में सपोर्ट कर सकता है ना। तो पहले आप ऐसा करो कि हमें आजादी दो, इमीडिएटली हमें सेल्फ रूल की तरफ बढ़ाओ, तब हम आपका सपोर्ट करेंगे, क्योंकि एनस्लेव्ड जो खुद हैं, जो खुद गुलाम है, वो दूसरे का क्या सपोर्ट करेंगे। तो यहां पे ये एक डिमांड थी। दूसरी एक चीज यहां पे दोस्तों होती है, जो जापान है वो यहाँ पे इटली और जर्मनी के साथ हो लेता है, जो एलाइड फोर्सेस है आपकी यूएस वगैरह, उनसे अलग होके। और जापान क्या करता है, जापान की मिलिट्री काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी उस समय पे, मैंने आपको बताया था एक लेसन में पीछे। तो उसको क्या करता है, आपका जो पूरा ये एरिया है, फिलीपींस का जो एरिया है आपका, सिंगापुर, मलाया, इसके ऊपर यहाँ पे इन सभी के ऊपर युद्ध जीतता हुआ बहुत ही तेजी से और इंडिया के बॉर्डर पे आके बैठ जाता है यहाँ पे म्यांमार पे। एजेंडा क्या था कि जो ब्रिटिशर्स का जो इंडिया में एम्पायर चल रहा है उसको शेक कर देना है, मतलब कि यहाँ पे अंग्रेजों की कमर तोड़ देनी है, क्योंकि ये जर्मनी के साथ थे। तो रंगून पे आके वो यहाँ पे कब्जा कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि एक तो यहाँ पे जापान का खतरा ब्रिटिश इंडियन एम्पायर को, ऊपर से वो वहां पे लड़ाई लड़ रहे हैं जर्मनी के खिलाफ। तो इसमें होता क्या है, इंडिया के सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है अंग्रेजों को। उसके चलते वो क्या करते हैं, नाउ ब्रिटिश इन नीड टू सिक्योर एक्टिव सपोर्ट ऑफ इंडिया सेंट सर स्टैफर्ड क्रिप्स इन मार्च 1942। जो स्टैफर्ड क्रिप्स थे ना, ये क्या थे, ये वहां के पार्लियामेंट के एक कैबिनेट के मिनिस्टर थे बेसिकली, और ये
लेबर पार्टी से दोस्तों बिलोंग करते थे और ये इंडिया की जो फ्रीडम स्ट्रगल थे उसके काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट में थे। तो इनको भेजा जाता है कि आप जाके इंडियन नेशनल कांग्रेस और बाकी लीडर से बात कीजिए और वर्ल्ड वॉर जो आपकी चल रही है उसके खिलाफ यहाँ पे मदद जुटाइए। स्टिल नेगोशिएशंस ब्रोक डाउन बिटवीन क्रिप्स एंड आईएनसी। वैसे तो क्रिप्स को लेके आईएनसी को जो विचार थे वो काफ़ी अच्छे थे कि हाँ ये ठीक आदमी है, लेकिन फिर भी यहाँ पे नेगोशिएशन होने के बावजूद भी ये पार नहीं पाते हैं और जो ये बात है पूरी ये पूरी की पूरी पानी में चली जाती है, डूब जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने यहाँ पे सीधी डिमांड की कि हमें चाहिए इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर, जो सारी सत्ता है वो हमारे हाथ में दे दो और हम आपका सपोर्ट यहाँ पे कर देंगे। नाउ इंडियंस वर नो लॉन्गर बी सेटिस्फाइड बाय प्रोमिसेस, क्योंकि अब जो इंडिया है वो सिर्फ प्रोमिसेस से सेटिस्फाइड नहीं होने वाला है। आपने वर्ल्ड वॉर 1 में भी धोखा दिया था हमें, उसके बाद आपने हमें वो मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म दिए, उसके साथ साथ आपने हमें रूलेट एक्ट दिया, लोगों को मरवाया, तो अब हम आपकी बातें यहाँ पे मानने वाले नहीं हैं। तो ये बातें भी फेल हो जाती है नेगोशिएशंस। होता क्या है, एम्बिटर्ड आईएनसी नाउ डिसाइडेड टू कंपेल ब्रिटिश। यहाँ पे अब लोगों ने समझ लिया कि ये टाइम है ब्रिटिशर्स को झुकाने का। उनको जापान का भी डर है, जापान कहीं उनको इन्वेड ना कर दे इंडिया में एम्पायर को, उनकी कमर ना तोड़ दे और उनको कहीं वहाँ पे जर्मनी में भी हार का मुंह ना देखना पड़े। तो ब्रिटिशर्स को झुकाने की कोशिश की जाती है। क्विट इंडिया रेजोल्यूशन जो सबसे फाइनल ब्लो एक होता है वो पास कर दिया जाता है यहाँ पे कि क्विट इंडिया रेजोल्यूशन। पहली बार ये बोल रहे थे कि अब बस यहाँ से भाग जाओ, इंडिया को छोड़ के जाओ। ये रेजोल्यूशन पास कर दिया जाता है और इसमें जो स्ट्रगल थी वो कैसी थी, नॉन वायलेंट मास स्ट्रगल की यहाँ पे डिमांड कर दी जाती है 8 अगस्त 1942 को। और गांधी यहाँ पे नारा दे देते हैं डू और डाई, मतलब कि करो या मरो। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो अहिंसा का नारा था वो डू और डाई से थोड़ा सा हिलता हुआ दिख रहा था। ऊपर बात हो रही है कि नॉन वायलेंट मास स्ट्रगल करेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, डू और डाई। बट बिफोर दिस मूवमेंट कुड स्टार्ट, गवर्नमेंट स्ट्रक हार्ड ऑन द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑन 9th अगस्त। इट अरेस्टेड ऑल लीडर्स ऑफ आईएनसी एंड पीपल्स ऑफ इंडिया लेफ्ट लीडरलेस। तो दोस्तों जिस सुबह ये सब कुछ शुरू होना था उससे एक रात पहले ही जो सारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर हैं उनको उठा लिया जाता है और जो लोग हैं वो दोबारा से लीडरलेस यहाँ पे हो जाते हैं। अब देखिए रिवोल्ट ऑफ 1942, द हीरोइज्म ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। लीडरशिप लेस पीपल्स रिएक्टेड इन एनी मैनर दे कुड। अब जो यहाँ पे लोग थे उनके पास लीडरशिप तो थी नहीं, सारे नेशनलिस्ट पॉलिटिकल वर्कर्स को तो जेल में डाल दिया गया, लेकिन किसी ना किसी वे में तो रिएक्ट करना था, लोगों में हीरोइज्म तो आ चुका था। तो हुआ क्या, सबसे पहले देखिए हड़ताल्स इन स्कूल्स कॉलेजेस एंड फैक्ट्रीज। जो फैक्ट्रीज थी इनको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। दोस्तों फैक्ट्रीज का बंद होने का मतलब सीधा सीधा ये था कि जो यहाँ पे आर्मी के लिए चीज़ों की प्रोडक्शन होती है, चाहे वो आपकी ड्रेस हो गई, आपके वेपन्स हो गए, चाहे कोई फूड आइटम्स हो गए, तो वो जो पूरी की पूरी सप्लाई है जो वॉर में जानी थी वो यहाँ पे रोक दी गई। जो भी सिंबल थे ब्रिटिश पावर के सिंबल क्या थे इंडिया में, पुलिस उनकी आर्मी और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब उनकी सिविल सर्विसेज और उनके पोस्ट ऑफिसेज वगैरह, उनकी रेलवे लाइंस है ना, पोस्ट ऑफिस क्यों, इसी से ही तो वो कम्युनिकेट किया करते थे। टेलीग्राफ लाइंस उन्होंने इंडिया में बिछाई थी, उससे वो कम्युनिकेट किया करते थे, तो वो एक ब्रिटिश सिंबल थे। रेलवे लाइन से वो इंडिया को काफ़ी ज़्यादा लूट ही रहे थे और उनकी सरकारी बिल्डिंग्स, इन सभी चीज़ों में आग लगा दी गई। यहाँ पे इन सभी चीज़ों का बॉयकॉट कर दिया गया। रिबेल्स सीज्ड कंट्रोल ओवर मेनी सिटीज, टाउन्स एंड विलेजेस एंड ब्रिटिश अथॉरिटीज वर डिसअपियर्ड। काफ़ी सारे ऐसे एरियाज थे, बड़े बड़े ऐसे शहर थे जहाँ पे जो रिबेल्स थे, हमारे जो विद्रोही थे, उन्होंने पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, अंग्रेजों को वहाँ से भगा दिया, वहाँ की अथॉरिटी को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया और ये हमारे देश के लोगों के कब्जे में चले गए कुछ एरियाज। तो ये भी काफ़ी बड़ी अचीवमेंट थी। रेवोल्यूशनरी सेटअप पैरेलल गवर्नमेंट। दोस्तों जिन एरिया पे हमारे देश के लोगों ने, विद्रोहियों ने कब्जा किया था, वहाँ पे अपनी पैरेलल गवर्नमेंट चलाने लगे, मतलब कि बगल में एक जगह चल रही है अंग्रेजों की सरकार और बीच में अंग्रेजों की सरकार को हटा के भगा के खुद की अपनी सरकार वहां पे एस्टेब्लिश कर दी। स्टूडेंट्स, पीसेंट्स एंड वर्कर्स वर द बैकबोन्स ऑफ दिस रिवोल्ट। तो ये जो पूरा रिवोल्ट था, लीडर तो सारे जेल में थे, जो ज़्यादातर जो आपके नेशनलिस्ट वर्कर थे, तो इसकी बैकबोन कौन थे, हमारे स्टूडेंट्स, किसान और वर्कर्स, जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे शोषण का शिकार थे। नाउ रिप्रेसिंग द रिवोल्ट ऑफ 1942, ब्रिटिश न्यू नो बाउंड्रीज। दोस्तों हुआ क्या, देखिए क्राउड्स वर मशीन गन्ड। आपको पता है जैसे जैसे इनके पास हथियार आते गए नए नए किस्म के, उन्होंने अंग्रेजों ने उनका इस्तेमाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मशीन गन से यहाँ पे फायर किए गए, भीड़ के ऊपर यहाँ पे हवा से, हवाई जहाजों से बम बरसाए गए, प्रिजनर्स जो थे जेल में उनको यहाँ पे टॉर्चर किया गया।
जो मिलिट्री टुक ओवर द कंट्रोल ओवर मैनी टाउन्स, जो मिलिट्री थी उसने काफी सारे टाउन्स के ऊपर जहां पे हमारे विद्रोहियों ने कब्जा किया था उनको वापस लिया और वहां पे जाके अपना मिलिट्री शासन लागू कर दिया। 10,000 से भी ज्यादा लोगों को यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने फायरिंग में मार दिया गोलियों से। प्यूनिटिव फाइन्स ऑन विलेजेस, जो गांव थे गांव में ढूंढ ढूंढ के लोगों को जिन्होंने रिवोल्ट किया था आइडेंटिफाई करके उनको पकड़ा गया, गांव के गांव जला दिए गए। हजारों गांव यहाँ पे इस समय पे जला दिए गए और उनको काफी ज्यादा हरजाना गांवों को इस चीज का भुगतना पड़ा। तो आप देख सकते हैं कि अब वो अर्बन एरिया से जो ब्रिटिशर्स हैं वो गांवों में हमला करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि अब रिवोल्ट पूरे इंडिया में फैल चुका था, गांव गांव में, है ना। फ्लॉगिंग ऑफ विलेजर्स, फाइनली गवर्नमेंट सक्सीडेड इन रिप्रेशन। तो यहाँ पे जो सरकार है वो आखिर में कामयाब होती है इस पूरी मूवमेंट को खत्म करने के लिए। तो रिजल्ट क्या था दोस्तों इस रिवोल्ट का, वो देखते हैं। पीपल डेवलप्ड कॉन्फिडेंस, कैपेसिटी फॉर स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइस। जितना आप सामने वाले का शोषण का शिकार होते जाओगे, लड़ लड़ के आप गोलियां खाओगे, उतने ज्यादा आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। आपका जो मरने का डर है, जो पनिशमेंट का डर है, वो खत्म होता जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारी जो कैपेसिटी थी स्ट्रगल की, जो कॉन्फिडेंस था, वो अपने चरम सीमा पे पहुंच चुका था। फिर देखते हैं आजाद हिंद फौज एंड द पोस्ट वॉर स्ट्रगल। आजाद हिंद फौज जो हमारी थी इंडियन नेशनल आर्मी, उसने क्या किया और पोस्ट वॉर क्या होता है दोस्तों, उसमें हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले देखिए जो हमारे सुभाष चंद्र बोस थे वो क्या करते हैं, वो इंडिया से निकल जाते हैं 39 के आसपास में और वो सोवियत यूनियन पहुंचते हैं 1941 में। इनको लगता था कि जो सोवियत यूनियन है वो हमारा सपोर्ट करेगी, क्योंकि सोशलिज्म का आइडिया है तो वो इंडिया को कहीं ना कहीं बचाने आएगा, एशियन कंट्री को, है ना। लेकिन फिर उनको जाना पड़ता है दोस्तों जर्मनी, क्योंकि जो वर्ल्ड वॉर 2 थी उसमें जो सोवियत यूनियन है वो हाथ मिला लेता है एलाइड फोर्सेस के साथ, जो आपके ब्रिटिशर्स का जो ग्रुप था। अब क्योंकि हाथ मिला लिया है तो वो यहाँ पे ब्रिटिश एम्पायर पे इंडिया में सुभाष चंद्र बोस का सपोर्ट करने और हमला करने तो आएंगे नहीं, तो उनको जाना पड़ता है उस देश में, उस रूल में जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ रहा था, वो था जर्मनी, मतलब कि हिटलर के राज में। वहां पे वो जाते हैं, हिटलर से वो थोड़ा बहुत कुछ सपोर्ट पाते हैं और वहां से फिर वो निकलते हैं जापान के लिए। जापान यहाँ पे जर्मनी के साथ ही था, अंग्रेजों के खिलाफ था, तो वो जापान में आते हैं 1943 में एक सबमरीन के जरिए टू ऑर्गेनाइज आर्म स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश विद द जापानीज हेल्प फॉर द लिबरेशन ऑफ इंडिया। दोस्तों ये यहाँ पे आते हैं सबसे पहले फिर सिंगापुर में। सिंगापुर में क्या है, सिंगापुर में पहले से ही हमारे जो साउथ ईस्ट एशिया में इंडियन लोगों को माइग्रेट किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, प्लांटेशन वगैरह में धीरे धीरे करके लेबर के तौर पे। तो वहाँ पे जो हमारे रास बिहारी बोस थे ना, उन्होंने पहले से ही एक तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई थी, आर्मी टाइप से कह लीजिए बनाई हुई थी, लोग उसके मेंबर थे। तो वहाँ पे जो हमारे सुभाष चंद्र बोस हैं उनकी हेल्प करते हैं रास बिहारी बोस, और इसकी जो कमांड है इस पूरी फोर्स की, ऑर्गेनाइजेशन की, वो सौंप दी जाती है हमारे सुभाष चंद्र बोस जी को। और होता क्या है, सून आईएनए वाज जॉइंड बाय इंडियन रेजिडेंट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड इंडियन आर्मी सोल्जर्स। तो भारत की आर्मी के जो सोल्जर्स थे जिनमें पैट्रियोटिज्म आ चुका था, जो पहले ब्रिटिशर्स के लिए सपोर्ट कर रहे थे, जो लेकिन बाद में देश छोड़ के चले गए थे, उन्होंने इस आर्मी को ज्वाइन किया। और साउथ ईस्ट एशिया के जो लोग थे उन्होंने इस पूरी आर्मी को ज्वाइन किया, जो सिंगापुर, आपका मलेशिया, ये सारा एरिया था यहाँ के लोगों ने। और उन्होंने भरपूर यहाँ पे पैसा भी दिया, हथियार भी दिलाए, हर सारे काम यहाँ पे सपोर्ट में कर दिए। इंडियन नेशनल आर्मी ज्वाइंट जापानीज आर्मी टू मार्च ऑन इंडिया फ्रॉम बर्मा। अब यहाँ पे जो इंडियन नेशनल आर्मी है और जो आपकी जापानीज फोर्स है वो यहाँ पे हाथ मिलाती है और वो आके बैठ जाते हैं बर्मा में, जो आपका म्यांमार का एरिया है, जो यहाँ पे बेसिकली ब्रिटिश एम्पायर का बॉर्डर था, कि अब हम यहाँ पे डायरेक्ट अटैक करेंगे और इन्वेड करते चले जाएंगे टेरिटरी को, और जो अंग्रेज हैं उनको यहाँ से भगा दिया जाएगा। द सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स ऑफ आईएनए एंटर्ड इंडिया as its liberators and सुभाष चंद्र बोस as the head of the provincial government of free India। दोस्तों यहाँ पे जो हमारे सुभाष चंद्र बोस थे वो उनको बोला गया प्राइम मिनिस्टर इन एग्जाइल। तो यहाँ पे जो सरकार थी, ये जो इंडियन नेशनल आर्मी थी, ये तो एक आर्मी डिवीजन थी और इसके जो हेड थे वो थे सुभाष चंद्र बोस, जो कि प्रधानमंत्री के तौर पे एक तरीके से काम कर रहे थे। उन्होंने काफ़ी सारी आर्मी की ब्रिगेड वगैरह बनाई और उन्होंने फिर धीरे धीरे करके यहाँ पे एंटर करना इंडिया में शुरू ही किया। बट विद द कोलैप्स ऑफ जापान, जैसे ही लेकिन जापान का कोलैप्स होता है दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 2 जो थी उसमें जो जापान है और उसके जो एलाइज थे वो बुरी तरीके से हारते हैं, जापान की जो सेना है वो हार जाती है और इंडियन नेशनल आर्मी जो है
उस पे यहाँ पे जो जापान का सपोर्ट था वो छिन जाता है, तो यहाँ पे इंडियन नेशनल आर्मी को भी हार का सामना दोस्तों करना पड़ता है। बट द INA लेफ्ट एन इंस्पायरिंग एग्जाम्पल ऑफ पेट्रोटिज्म बिफोर पीपल ऑफ इंडिया एंड इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी के लिए सबसे बड़ी यहाँ पे ये एक दिमाग को हिला देने वाली चीज़ थी, जिससे जो इंडियन आर्मी में पेट्रियटिज्म है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। इंडियन आर्मी ने कहीं ना कहीं अपने आप को ये देखा कि हम भी इस इंडियन नेशनल आर्मी का हिस्सा हो सकते थे और ये पेट्रियटिज्म हमारे अंदर भी हो सकता था। तो इसके बाद क्या होता है वो देखते हैं। पोस्ट वॉर स्ट्रगल, ये जो वर्ल्ड वॉर 2 थी, इसकी स्ट्रगल के बाद देश में क्या हालात थे, क्या कुछ हो रहा था वो देखते हैं। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ended in April 1945 and Indian freedom struggle entered new phase। अब यहाँ पे फुल एंड फाइनल फेज हमारी फ्रीडम स्ट्रगल का शुरू होता है। रिवोल्ट ऑफ 1942 एंड INA रिवील्ड हीरोइज्म ऑफ इंडिया। 1942 की जो रिवोल्ट था क्विट इंडिया मूवमेंट के नारे के बाद, एक तो वो और जो इंडियन नेशनल आर्मी ने करके दिखाया था, जो अंग्रेजों के पसीने छुटाए थे नॉर्थ ईस्ट के एरियाज में, वो यहाँ पे उसने एक नई मिसाल पेश कर दी लोगों के सामने। अंग्रेजों ने भी देख लिया था कि अब बात हद से आगे बढ़ चुकी है, अब आने वाले टाइम में कुछ भी हो सकता है ना। नेशनल लीडर्स वर आउट ऑफ जेल, जिन लीडर्स को क्विट इंडिया रेजोल्यूशन के टाइम पे कैद किया गया था वो जेल से बाहर आ चुके थे और फाइनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम की वो शुरुआत कर देते हैं। न्यू स्ट्रगल टुक द फॉर्म ऑफ मैसिव मूवमेंट अगेंस्ट द ट्रायल ऑफ INA सोल्जर एट रेड फोर्ट एंड अक्यूजिंग देम एज ऑफ ट्रेटर्स। दोस्तों हुआ क्या, जो भी इंडियन नेशनल आर्मी के जो टॉप चीफ थे, जो आपके यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस के जो राइट हैंड थे, लेफ्ट हैंड थे, जिनको ब्रिटिशर्स के द्वारा कैप्चर किया गया था, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं शाहनवाज जो थे, ढिल्लो जो थे, सहगल जो थे, तो उन्होंने यहाँ पे क्या किया, उनको जो ब्रिटिशर्स हैं वो लेके आते हैं दिल्ली के लाल किला में और उनके ऊपर यहाँ पे ट्रायल चलाया जाता है, मुकदमा चलाया जाता है और उनको ट्रेटर के तौर पर कहा जाता है। ट्रेटर मतलब कि धोखेबाज, जिसने ब्रिटिश एम्पायर को यहाँ पे धोखा दिया है। तो इसके चलते हुए हमारे देश में एक स्ट्रगल जो है वो काफ़ी ज़्यादा मैसिव मूवमेंट के तौर पे बदल जाती है। लोगों में हद से ज़्यादा गुस्सा यहाँ पे फैल जाता है, क्योंकि लोगों के लिए जो इंडियन नेशनल आर्मी थी वो सबसे ऊपर उस समय पे थी। पीपल वेलकम्ड देम एज नेशनल हीरोज एंड कुड नॉट लेट देम पनिश्ड बाय द ब्रिटिशर्स। तो लोगों ने यहाँ पे इनका हीरो के तौर पे स्वागत किया और लोग बिल्कुल भी ये नहीं चाहते थे कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो इनको किसी भी वे में पनिश करें। अब दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं वाई ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया एंड द इंटरिम गवर्नमेंट। आखिर ब्रिटिशर्स इंडिया से क्यों गए, क्या वो रीजंस ऐसे बन गए थे, क्यों जो पानी है वो सर के ऊपर जा चुका था, वो हम देखेंगे और फिर जो अंतरिम सरकार यहाँ पे बनती है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए 4 कारण जिसकी वजह से जो अंग्रेज हैं वो इंडिया छोड़ के भागे, वो हम देखते हैं। पहला था इंटरनेशनल सपोर्ट, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सहारा। वो क्या था, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर चेंज द बैलेंस ऑफ पावर इन वर्ल्ड, बोथ USA एंड सोवियत यूनियन डिमांडेड इंडियन फ्रीडम। दोस्तों इस समय पे जो USA था वो मेजर पावर बन के उभरा दुनिया की, और सोवियत यूनियन भी, है ना। और जो ब्रिटिशर्स थे उनकी कमर इस लड़ाई में बुरी तरीके से टूट चुकी थी। एक तरफ वो INA से लड़ रहे थे, जापान की जो फोर्सेस थे उनसे लड़ रहे थे, दूसरी तरफ वो आपके यूरोप में लड़ाई लड़ रहे थे। तो उसके चलते क्या हुआ, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो 2 मेजर पावर थी USA एंड सोवियत यूनियन, उन दोनों ने ही इंडिया की जो फ्रीडम है उसको सपोर्ट कर दिया। दूसरा है लेस कैपेबिलिटी देन बिफोर। अब जो अंग्रेज थे वो पहले जितने कैपेबल नहीं रहे थे। दो ब्रिटेन वॉज ऑन विनिंग साइड, हालांकि वो वर्ल्ड वॉर 2 में जीत गए थे, लेकिन उनकी जो पावर थी ना वो शैटर्ड हो चुकी थी, उनकी हिम्मत टूट चुकी थी। उनकी जो सरकार थी ब्रिटेन में वो बदल गई थी, कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार चली गई थी और लेबर पार्टी की सरकार यहाँ पे आ गई थी। और लेबर पार्टी के काफ़ी सारे लीडर ऐसे थे जो चाह रहे थे कि इंडिया को फ्रीडम दे दी जाए, जो इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल के सपोर्ट में थे, जैसे मैंने क्रिप्स के बारे में आपको बताया था। तीसरा रीजन था जो सोल्जर्स थे दोस्तों, वर टायर्ड एंड बाय 6 years ऑफ ब्लडशेड इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर दे हैड नो मोर डिजायर टू स्टे अवे फ्रॉम होम। जो यहाँ पे ब्रिटिश सोल्जर्स और कमांडर थे वो अब आगे लड़ाई नहीं लड़ना चाहते थे, उनकी कमर टूट चुकी थी, पूरे वर्ल्ड में लड़ के 6 साल उनको हो गई थी। वो चाहते थे कि अब अपने घर की तरफ जाया जाए, वो और आगे ज़्यादा लड़ाई लड़ने के मूड में नहीं थे, मोरल उनका डाउन था। तीसरा रीजन था पेट्रोटिज्म इन दी ब्रिटिश इंस्ट्रूमेंट्स। अंग्रेजों के कोई 3-4 चीज़ें थी जिसके दम पे वो पूरा अपना एम्पायर इंडिया में चला रहे थे, मैंने कई बार बताया। तो ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट कुड नो लॉन्गर रिलाई ऑन इंडियंस इन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एंड आर्म्ड फोर्सेस फॉर सप्रेशन। जो आपके सिविल
सर्विसेज के जो ऑफिसर्स थे, जो डीसी वगैरह थे, वो लगभग इंडियन इस समय पे काफ़ी ज़्यादा आ चुके थे सर्विसेज में। उनके ऊपर पैट्रोटिज्म का अब यहाँ पे भूत आ चुका था, पूरी तरीके से देश प्रेम उनके अंदर छा चुका था, तो अंग्रेज उनके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते थे। दूसरा, इंडियन आर्मी में भी पैट्रोटिज्म आ चुका था, काफ़ी ज़्यादा देश प्रेम आ चुका था, तो उनके ऊपर भी अब यहाँ पे रिलाई नहीं किया जा सकता था कि यहाँ पे जो इंडियन सोल्जर्स है वो हमें सपोर्ट करेंगे, ऐसा अब कुछ भी नहीं था। INA फीड पैट्रियोटिक आइडियाज इन फोर्सेज, इंडियन नेशनल जो आर्मी थी उसने देश प्रेम डाल दिया था फोर्सेज में। उसके बाद क्या होती है, नेवल म्यूटिनी होती है 1946 में। ये मैं आपको आने वाली अपनी नई सीरीज में इनके बारे में अच्छे से बताऊंगा। एंड स्ट्राइक्स इन इंडियन एयरफोर्स, तो यहाँ पे जो नेवी थी, इंडियन नेवी, वो यहाँ पे विद्रोह कर देती है 1946 में। और सिमिलरली इंडियन एयरफोर्स में भी काफ़ी सारे उनके ऐसे बेसिस थे जहाँ पे विद्रोह कर दिया जाता है। तो यहाँ पे आर्मी भी गई, नेवी भी गई हाथ से, और कहीं ना कहीं इंडियन एयरफोर्स भी गई। पुलिस एंड ब्यूरोक्रेसी वर शोइंग दी साइंस ऑफ नेशनलिज्म एंड पेट्रोटिज्म, जो पुलिस थी यहाँ पे और ब्यूरोक्रेसी थी वो भी यहाँ पे अब राष्ट्रवाद का गीत गा रहे थे। तो अंग्रेजों को पता चल चुका था कि आपके जो भी 3-4 पिलर्स हैं वो सारे के सारे अब ढह चुके हैं, और अब आपका जो एम्पायर है वो इंडिया में इनके ऊपर खड़ा नहीं हो सकता। फिर है दोस्तों फोर्थ मेन रीजन, हीरोइक पीपल्स ऑफ इंडिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट था। पूरा आपको पता है, मैंने बताया, गांवों में जाके गांवों को जलाया गया, गांवों में लोगों को पनिश किया गया। तो अब जो ये पूरी लड़ाई थी ये अर्बन एरिया से हटके पूरे गांवों में और इंडिया में बुरी तरीके से फैल चुकी थी। इंडियंस वर नाउ कॉन्फिडेंट एंड डिटरमाइंड फॉर फ्रीडम एंड कुड नो लॉन्गर टॉलरेट द ह्यूमिलिएशन। ठीक है। फिर है लैक्स ऑफ पीपल स्ट्रगल फॉर द रिलीज ऑफ INA सोल्जर्स। लाखों लोग थे, आपका दिल्ली में इसके ऊपर भारी प्रदर्शन हुए थे, पूरे ही इंडिया में प्रदर्शन हुए थे कि जो इंडियन नेशनल आर्मी के सोल्जर्स हैं इनको जेल या सजा नहीं होने देंगे, इनको रिलीज किया जाए। लार्ज स्केल लेबर अनरेस्ट एंड हड़ताल इन एवरी इंडस्ट्री, जितनी भी आपकी ब्रिटिशर्स के द्वारा चलने वाली प्लांटेशंस थी और जो इंडस्ट्रीज थी उनको पूरी तरीके से रोक दिया गया कि हम कोई प्रोडक्शन यहाँ पे नहीं करेंगे, हम काम नहीं करेंगे, मजदूरी नहीं करेंगे। अब जब आप यहाँ पे इंडस्ट्रीज भी नहीं चला सकते, आपके सारे पिलर्स वैसे जा चुके हैं, आपकी आर्मी अब आपका सपोर्ट नहीं कर रही है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन आपका सपोर्ट नहीं कर रही है, पुलिस नहीं कर रही है, तो फिर आप यहाँ पे रह के करेंगे भी क्या। इवन इन प्रिंसली स्टेट्स हड़ताल्स एंड डेमोन्स्ट्रेशंस वर ऑब्जर्व। ठीक है, प्रिंसली स्टेट में भी हड़ताल्स और डेमोन्स्ट्रेशंस वगैरह हुए। पोस्टल एंड टेलीग्राफ वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक इन जुलाई 1946। दोस्तों, जब अंग्रेज पूरे इंडिया में कम्युनिकेट करते थे, चाहे कोई आपका मिलिट्री कमांडर है, चाहे कोई आपके गवर्नर्स हैं प्रोविंसेस के, कोई भी है, तो वो कैसे करते, या तो आपके पोस्ट से करते या टेलीग्राफ से करते, है ना। तो इनको भी यहाँ पे इनमें जो वर्कर्स थे उन्होंने स्ट्राइक कर दी, तो ये भी कम्युनिकेशन यहाँ पे इनकी चली गई। अब कैसे कम्युनिकेट करें। पीसेंट्स बिकेम मिलिटेंट्स, जो किसान थे उनका सबसे ज़्यादा शोषण हुआ था, नंबर 1 पे थे। किसी अगर वर्ग का शोषण था तो वो था पीसेंट्स, है ना। तो वो यहाँ पे अब मिलिटेंट बनने लगे, वो यहाँ पे अब उग्र होने लगे और हथियार अपने हाथों में उठाने लगे। स्टूडेंट्स वर इन फुल एनर्जी, और जो यंग वन थे वो भी पूरी एनर्जी में थे। तो ये वो 4 रीजंस थे जिनकी वजह से अंग्रेजों को भागना ही पड़ा। दोस्तों, कैबिनेट मिशन एंड द इंटरिम गवर्नमेंट। अब यहाँ पे अंग्रेज लास्ट में सोचते हैं कि ठीक है, अब यहाँ पे हम आज़ादी दे ही देते हैं। दे ही क्या देते हैं, भागना पड़ेगा अब हमें, बेसिकली ये थी उनकी सोच। ब्रिटिश गवर्नमेंट सेंट कैबिनेट मिशन इन मार्च 1946 टू डिस्कस द ट्रांसफर ऑफ पावर। 1946 में मार्च में एक कैबिनेट मिशन भेजा जाता है, एक टीम भेजी जाती है, बेसिकली जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर थे उनकी, और वो यहाँ पे ये डिस्कस करने आए थे कि जो इंडिया के लीडर्स हैं उनमें ये जो ट्रांसफर ऑफ पावर है, जो पावर को सौंपना है इंडिया के लीडर्स को, वो कैसे कैसे होगा। एंड इट सजेस्ट इंडिया टू बी अ फेडरेशन ऑफ स्टेट, और ये सजेस्ट करती है कि जो भारत है उसको स्टेट्स की एक फेडरेशन बना दिया जाएगा। होता क्या है, INC एंड मुस्लिम लीग accepted the plan but could not agree for the interim government and formation of constituent assembly। कुछ ऐसे रीजंस थे जिनकी वजह से जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है और मुस्लिम लीग है वो इसका सपोर्ट नहीं कर रही थी, और वो इंटरिम गवर्नमेंट भी शुरुआत में नहीं बनाना चाहते थे, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी कहीं ना कहीं खिलाफ थे। बेसिकली था क्या कि अंग्रेजों ने बोला कि आपकी जो पूरी की पूरी सारी प्रोविंसेस हैं उनसे मिलके बनेगा एक यूनियन, ठीक है। और वो जो यूनियन होगा उसके पास कुछ चीज़ें रिजर्व होंगी, जैसे कि कम्युनिकेशन, डिफेंस वगैरह, और वर्ल्ड जो आपकी जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उनसे रिलेटेड सारी चीज़ें, और बाकी चीज़ों के लिए जो प्रोविंसेस है वो रहेंगी इंडिपेंडेंट। दूसरा प्रोविजन था कि जो प्रोविंसेस हैं
अगर वो चाहे इंडिविजुअल प्रोविंसेस तो वो अपनी यहाँ पे रीजनल यूनियन भी बना सकते हैं। मतलब कि साउथ में अगर 2-3 प्रोविंसेस चाहें तो वो अपनी खुद की एक मिलके केंद्र सरकार भी वहाँ पे बना सकते हैं। तो ऐसे कुछ प्रावधान थे जिसके खिलाफ यहाँ पे ये मुस्लिम लीग और आईएनसी दोनों ही थे। लेकिन लेटर उसके बाद क्या होता है, सितंबर 1946 में कुछ ही महीने बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो सरकार बना लेती है, अंतरिम सरकार बना लेती है, और जो नेहरू है वो उसके हेड होते हैं। अब इस चीज़ को देखते हुए जो मुस्लिम लीग के जो जिन्ना थे वो यहाँ पे एकदम बेचैन हो जाते हैं। उनको लगता है कि इन्होंने सरकार बना ली और हम बाहर हैं। तो वो क्या करते हैं, बेसिकली मुस्लिम लीग ये चाह रही थी कि अगर इंटरिम गवर्नमेंट बने भी तो उसमें जो प्रेसिडेंटशिप है या जो प्राइम मिनिस्टरशिप है वो हमारे हाथ में आए, है ना। तो लेकिन बाद में जब नेहरू ने ये सरकार बना ली तो उसमें क्या हुआ, मुस्लिम लीग जो है, जिन्ना जो है, वो भी इसको ज्वाइन कर लेते हैं अक्टूबर में, एक ही महीने बाद। बट डिसाइडेड टू बॉयकॉट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, लेकिन जो संवैधानिक सभा है उसका यहाँ पे बॉयकॉट करने के लिए उन्होंने डिसाइड किया। ऑन 20 फेब 1947 क्या होता है, क्लीमेंट एटली जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे उस समय पे, वो डिक्लेयर करते हैं कि हम यहाँ पे इंडिया से बिल्कुल निकल जाएंगे, आज़ाद कर देंगे बाय जून 1947 है दोस्तों, ये नोट 48। इसके बाद देखते हैं पार्टीशन एंड द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। देखिए पार्टीशन ऑफ इंडिया में सबसे पहले देखिए आप यहाँ पे, द हैप्पीनेस ऑफ इंडिपेंडेंस वो सून डैमेज्ड बाय द कम्युनल राइट्स। अब दोबारा से कम्युनलिज्म फिर से अपने चरम पे है। आप देख रहे हैं बार बार फ्लक्चुएट हो रहा है, कम्युनलिज्म जो है वो बार बार बढ़ रहा है कुछ नेताओं की जो पावर के लिए हंगर है उसके चलते हुए। तो होता क्या है, जो इंडिया के मासीस थे, पूरे ही इंडिया में रहने वाले जो ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा थे, उनको कोई लेना देना नहीं था ज़्यादातर, लेकिन उनके अंदर ऐसा डर घुसाया गया और उनकी जो लाइफ है वो पूरी तरीके से बर्बाद कर दी गई। कितने सारे जो लोग हैं वो रेफ्यूजीज़ हो गए। जो आपके इधर रहने वाले जो हिंदूज थे ज़्यादातर वो इंडिया में आके रेफ्यूजी बने, और आपके जो इंडिया में रहने वाले यहाँ पर इधर के जो मुस्लिम्स थे वो पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट हुए। लोगों की ज़मीनें छिन गई, लोगों के सारे व्यवसाय छिन गए, और जो पूरी लाइफ थी वो हो गई अस्त व्यस्त कुछ नेताओं के चलते हुए। सो द हैप्पीनेस ऑफ इंडिपेंडेंस जो थी ना, आज़ादी की जो खुशी थी, वो जल्दी ही यहाँ पे शोरों में, दुख में बदल जाती है जब कम्युनल राइट्स यहाँ पे होते हैं। ये राइट्स नहीं है, कम्युनल राइट्स है, RIOTS, मतलब कि दंगे। महात्मा गांधी वॉज इन अटर सोरो, जो महात्मा गांधी थे वो इस समय पे काफ़ी ज़्यादा दुख में थे। उन्होंने बेयर फुट ही, मतलब कि नंगे पैर, जो पूरा बंगाल और बिहार का एरिया थे जहाँ पे ये ज़्यादा दंगे हो रहे थे, वहाँ पे इन्होंने घूमना शुरू किया, लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन अब चीज़ें इनके हाथ से यहाँ पे निकल चुकी थी। मैनी अदर हिंदू मुस्लिम्स लेट डाउन देयर लाइफ टू एक्सटिंग्विश द फायर ऑफ कम्युनलिज्म, और काफ़ी सारे हमारे ऐसे नेशनलिस्ट लीडर भी थे, वर्कर्स भी थे, जिन्होंने इस लड़ाई को, हिंदू मुस्लिम्स की जो लड़ाई थी, इसको ख़त्म करने के लिए अपनी जान भी गंवा दी। फाइनली जो माउंटबेटन थे उस समय के, जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, उन्होंने क्या किया, एक प्लान यहाँ पे बनाया, एक कॉम्प्रोमाइज़ कराया इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में कि इंडिया जो है वो यहाँ पे फ्री तो होगा लेकिन यूनाइटेड नहीं। ये जो सारे दंगे हुए थे ये बेसिकली पाकिस्तान को बनवाने के लिए ही ज़्यादा कराए गए थे, जो बंगाल और बिहार के एरिया में हुए थे। तो यहाँ पे फैसला होता है कि इंडिया को आज़ाद तो किया जाएगा लेकिन यूनाइटेड नहीं, 2-3 हिस्सों में, है ना, 2 हिस्सों में बेसिकली, और जो एक हिस्सा होगा उसके भी 2 हिस्से होंगे जैसे पाकिस्तान। वाई लीडर्स एग्रीड फॉर पार्टीशन, दोस्तों ये जो लीडर्स थे इन्होंने एग्री क्यों किया पार्टीशन के लिए, सबसे बड़ा इसका जो रीज़न था वो था इस समय के दंगे। INC इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट एक्सेप्ट द टू नेशन थ्योरी एंड डिड नॉट एग्री टू हैंड ओवर 1/3 ऑफ द कंट्री टू मुस्लिम लीग। अब यहाँ पे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो क्या कर रही थी कि वो टू नेशन थ्योरी से एग्री तो शुरू से ही नहीं कर रही थी, एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, और वो ये नहीं चाह रही थी कि जो आपकी इंडियन जो मुस्लिम लीग है उसके देश में 1/3, उसके हाथ में 1/3 देश का हिस्सा चला जाए। ऑन विच बेसिस इंडिया वॉज पार्टीशन, जो पार्टीशन हुआ था वो किस बेसिस पे हुआ था, रिलीजन के आधार पे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं ब्रिटिश डिड नॉट डू एनीथिंग टू चेक राइट्स इवन दे एंकरेज्ड कम्युनलिज्म। यहाँ पे जो अंग्रेज थे उन्होंने भी कुछ नहीं किया कम्युनलिज्म को रोकने के लिए, इवन उन्होंने इसको एंकरेज किया, दंगे रोकने की बजाय इसको एंकरेज किया। द अनाउंसमेंट दैट इंडिया एंड पाकिस्तान वुड बी द फ्री कंट्रीज वॉज मेड ऑन June 3, 1947। तो यहाँ पे इस तारीख को अनाउंस कर दिया जाता है कि जो पाकिस्तान है और इंडिया है ये 2 कंट्री बनेंगी और ये यहाँ पे फ्री कंट्रीज कहलाएंगी। प्रिंसली जो स्टेट्स थे उनको यहाँ पे ये चॉइस दे दी जाती है, अधिकार दे दिया जाता है कि आप कोई से भी साइड चुन सकते हो। ये सब चीज़ें तो आप जानते ही हैं। अंडर द प्रेशर ऑफ पीपल ऑफ स्टेट्स, अब क्योंकि यहाँ पे
जो आपके स्टेट्स के लोग थे वो सभी इंडियन नेशनल कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे। ज़्यादातर वो इस कोज को देख रहे थे कि अपना एक मॉडर्न इंडिया बनाएंगे, और उनमें से ज़्यादातर कोई भी मुस्लिम्स के साथ मुस्लिम लीग के साथ जाना बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं चाहता था। तो लेकिन कुछ ऐसे राजा थे जो अपने लालच में जाने का उनका मन था कि हम यहाँ पे मुस्लिम लीग के साथ जाएंगे और पाकिस्तान में जाके मिलेंगे, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया। दो रीजंस थे। पहली बात तो उन स्टेट्स के लोग जो यहाँ पे इंडिया के साथ मिलना चाहते थे, और दूसरी थी जो हमारे सरदार पटेल थे उनकी पावरफुल मास्टरफुल डिप्लोमेसी, ताकि वो अपने सारे के सारे रियासतों को इंडिया में मिला सके। इसके चलते जो मोस्टली स्टेट्स थे दोस्तों उन्होंने इंडिया में शामिल होने का फैसला किया। तो दोस्तों ये बुक, ये जो चैप्टर है ये यहीं पे एंड होता है। माइंड मैप्स आपके सामने है यहाँ पे, और ये आपको टेलीग्राम पे भी सारे के सारे अवेलेबल हो जाएंगे। अगले जो हमारी अब सीरीज आएगी वो हम उसमें पूरी की पूरी मॉडर्न हिस्ट्री को डिस्कस करने वाले हैं। उसके बारे में मैं आपके साथ टेलीग्राम पे एक वीडियो और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।